योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कुल मिला के 4 चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के महासमर में दांव पर हैं। या यूं कह लीजिए इन 4 चेहरों के भीतर जंग है। परिणाम जो आएगा 4 जून को वो इन 4 चेहरों के कद की पैमाइश भी करेगा, ये जान लीजिए। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना ताकतवर, कौन कितना हल्का, ये भी 4 जून को तय हो जाएगा। और चूंकि 2 चेहरे इसमें क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों के हैं, बसपा और सपा के, तो उनके लिए यह भी तय हो जाएगा कि 27 में जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2027 में, उसमें उनकी संभावनाएं क्या और कितनी रह सकती हैं, इसका भी एक ठीक ठाक किस्म का अंदाजा 4 जून को हो लेगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना वोट प्रतिशत पाती है, कितनी सीटें लोकसभा की निकाल के लाती है, उससे पता लग जाएगा कि 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा का तो सपा कहां खड़ी होगी, उसकी साइकिल। वैसे मायावती की पार्टी के लिए हाथी। 27 में तो मायावती खुद उम्मीदवार होंगी मुख्यमंत्री पद की, लड़ेंगी, उनकी पार्टी इसी के साथ लड़ेगी। लेकिन उनकी पार्टी की स्थिति क्या होगी ये 4 जून को तय हो जाएगा कि 27 में क्या स्थिति होगी। राहुल गांधी जी को अंडर करंट की समझ है, वो कहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनको अपनी पार्टी वाला करंट समझ नहीं आता। भाजपा का आ रहा है अंडर करंट, कह रहे अंडर करंट हमने देखा, तो उससे अब बात समझ में आई, कुल 150 सीटें देश भर में भाजपा जीतेगी। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूं। राहुल जी भाजपा की सीटों का नंबर बता रहे, और प्रियंका जी से पूछा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जीतेगी, बोली मैं कोई ज्योतिषी हूं। लेकिन राहुल गांधी का भी कद देश भर में तो नपेगा ही नपेगा कांग्रेस की क्या स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि चेहरे के नाते राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, किसी को भी आप रखिए, उसके कद की पैमाइश भी हो जाएगी कि भाई 27 में भी कांग्रेस के लिए कुछ है यूपी में कि नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी 14 में योगी आदित्यनाथ मुख्य चेहरा नहीं थे उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इसलिए 14 के प्रदर्शन में उनकी कद की पैमाइश नहीं हो सकती थी। 19 में भी 2 ही साल हुए थे सरकार में आए, लेकिन अब ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सारा दारोमदार योगी जी के ऊपर, सबसे ज्यादा जनसभाएं उनकी, तो उनके भी कद की पैमाइश हो जाएगी इस लोकसभा चुनाव के परिणाम से, ये भी तय। बाकी भारतीय जनता पार्टी के और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्रदर्शन, इसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन होगा भाजपा के आंगन में भी और भाजपा के आंगन से बाहर भी, ये मान लीजिए। और योगी आदित्यनाथ के लिए एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से जितनी सीटें भाजपा ने जीती थीं, उससे 1 सीट 2 सीट ज्यादा जीते भाजपा तो योगी की जय जयकार हो जाएगी। अब इसके कारण कैसे जय जयकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्या स्थिति परिस्थिति, वो बहस जब करेंगे आगे चलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन योगी जी के लिए व्यक्तिगत स्तर पर ये चैलेंज है, ये चुनौती है, ये लक्ष्य है।
हमारे साथियों ने इन्हीं 4 चेहरों की सियासत पर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बहस में ले चले, मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इस एक एक चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। 2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा मेरे धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया। लोकसभा चुनाव की बिसात पर उत्तर प्रदेश के रण में वैसे तो सीटों की हार जीत का संग्राम है, लेकिन इस घमासान में उन चेहरों का भी इम्तिहान है जो अपने अपने खेमे के सेनापति हैं, या फिर यूं कहिए कि इन चेहरों में भी चेहरे की जंग है। अब सिलसिलेवार तरीके से इन चेहरों की जंग देखें तो बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा के खेमे से मायावती, सपा की ओर से अखिलेश यादव और कांग्रेस के कुनबे से राहुल गांधी की भी परीक्षा है। 7 चरण वाले यूपी के चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण की 8 सीटों का संग्राम है। बीते चुनाव में बीजेपी को 8 में से 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सीएम योगी ने अपने प्रचार, रैली और रोड शो वाले अभियान से जता दिया है कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराना है। कानून व्यवस्था से लेकर यूपी सरकार के कामकाज तक सीएम योगी का पलड़ा बाकी चेहरों पर यकीनन भारी है। 2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा मेरे धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है क्या? आज व्यापारी भी सुरक्षित है और बेटी भी सुरक्षित है, आस्था का भी सम्मान है। ये सभी कार्य जो हो पा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मालूम है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी के इस दंगल में बसपा भी एकदम से अलग चाल चल रही है। शुरुआती सन्नाटे के बाद मायावती ने अपनी रणनीति से जता दिया है कि बसपा के पास अभी भी खेल बनाने और बिगाड़ने की बाजी बाकी है। सवाल यही है कि क्या एकला चलो से लेकर दलित मुस्लिम दाव तक मायावती का चेहरा अभी भी चुनावी बाजी पलटने का मादा रखता है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया। नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यूपी के सियासी रण में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी है। पहले चरण के चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही ज्यादा कड़ा है। अखिलेश यादव भी पीडीए के जरिए ही एनडीए को हराने का दावा करते हैं। चुनावी चौसर पर अखिलेश यादव का चेहरा ही सपाई खेमे का हथियार है। अब जनता के मन में क्या है, ये तो जनता ही बताएगी। सपा इस बार 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इधर दिल्ली से लेकर यूपी तक कांग्रेस कुनबे में तो बिना किंतु परंतु के ही राहुल गांधी का चेहरा ही प्रमुख है। हालांकि पहले चरण के रण में राहुल गांधी आखिरी दाव में गाजियाबाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सपा के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली है, लेकिन सबकी नजर अमेठी रायबरेली पर जमी है। सवाल यही है कि अमेठी में कौन होगा चेहरा। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। बहरहाल पहले चरण के रण में जहां 8 सीटों का संग्राम है,
तो वहीं यूपी के इस रण में इन 4 चेहरों का भी बड़ा इम्तिहान है। किसका चेहरा जनता को भाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस चुनावी चौसर पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। ये 4 चेहरों के बीच में कद की पैमाइश होनी है। सीटें पार्टियों के न खाते में लिखी जाती हैं तकनीकी तौर पर, लेकिन उनके पीछे कोई चेहरा होता है व्यवहारिक तौर पर। उस चेहरे का कद तय हो जाता है परिणाम से। इसीलिए आज हमने 4 चेहरों की जंग ये बात कही। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऋचा जी का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण सिंह जी का बहुत स्वागत है। कुश अम्बेडकरवादी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुश जी का बहुत बहुत स्वागत। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम नारायण सिंह जी, आपसे बात शुरू करते हैं। ये आपने देखा ही होगा जो स्टोरी चली है, 4 चेहरे हमारी समझ में आए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी। ठीक, ये उनको आधा आधा करके एक मान लो, भाई राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक ही मान लो, जैसे मान लो, लेकिन चेहरा है कोई दांव पर उत्तर प्रदेश में। और 4 जून बाकी सब बातें तो ठीक है कि संविधान खतरे में है, कि लोकतंत्र खतरे में है, कि क्या है क्या नहीं, लेकिन 4 जून को तो गणित में नतीजा आएगा 1, 2, 3 संख्या में, और उसी से कद की नपाई हो जाएगी। नहीं कि भाई बातें एक तरफ, वास्तव में कद किसका कहां है। प्रेम नारायण जी। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और है जो नेतृत्व है, उन नेतृत्व में सभी दलों के लोग अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में कार्य करते हैं, और सभी जगह पे कार्य चल रहा है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। और दूसरी चीज एक और है, हमारे यहाँ ये परंपरा भी नहीं है कि जीत का सेहरा दूसरे के नाम और हार का सेहरा दूसरे के नाम। क्योंकि ये जो चुनाव है, चेहरे हमारे नेता है, हम लोग, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, अखिलेश यादव जी इंडिया परिवार के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी हैं। और इन चेहरों के साथ साथ चुनाव चूंकि इस बार जमीन पर अमिताभ जी बड़े अलग तरीके से है जी, क्योंकि जो युवा ढूंढ रहा था अपना भविष्य, उसको 4 महीने के लिए कहा गया कि 4 साल बाद आप घर बैठिए। प्रेमनारायण भाई, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट नहीं, आज उस विषय पर नहीं जाएंगे। युवा क्या कह रहा, किसान क्या कह रहा, दलित क्या कह रहा, ओबीसी क्या कह रहा, ठाकुर क्या कह रहा, मुसलमान क्या कह रहा, पसमानदा क्या कह रहा, कोसी क्या, घोसी क्या कह रहा, कमरिया क्या कह रहा, आज उस पर नहीं जाएंगे। आज सिर्फ बात स्पेसिफिकली 4 चेहरे, ठीक, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, बस उतने बात करेंगे। ठीक, बाकी अब तो कल वोट है, अब ये सब किस्सा कहानी, वोट कल निपटने दीजिए, परसों तो फिर ये सब चलेंगे। युवा क्या कह रहा है, महिला क्या कह रही है, आज नहीं, आज सिर्फ बात इतनी। अमिताभ जी बात कह रहा हूं ना, तो इसमें तो ये सार्वजनिक है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, वो तो है ही चेहरे है। बस तो ठीक, हमारे नेता राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, तो भाई रुक जाओ, ठीक है। ये बहस में क्यों लाया? ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं थी कि वो तो है ही, इसमें क्या कहना, क्योंकि 4 तारीख को भागने की भी कोशिश होगी ना किसी न किसी की, कुछ लोगों की। बोले नहीं वो नहीं हारे, वो तो महापराक्रमी दिग्विजयी हैं, वो चलते हैं तो भूमंडल डोलता है, ये तो इसलिए ऐसा परिणाम आ गया। ये ना हो इसलिए आज मैंने कैविएट लगाया है, और कुछ नहीं है, ये कैविएट है मेरा कि 4 तारीख को नपना लेके नापेंगे हम कि भैया कौन कितना इंच में कहां खड़ा है। खैर, कुछ अम्बेडकरवादी, मैं भाषणों पर आज नहीं जा रहा, मुद्दों पे नहीं जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बात करने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मायावती बसपा की तरफ से प्रतिनिधि चेहरा है, ऑब्वियसली है, उनकी भी करिश्मा कुछ बचा है कि नहीं बचा, बैंक अकाउंट में कुछ करिश्मा शेष है या ओडी पे चल रही है पार्टी, पता लग जाएगा 4 जून को। बाकी भाषण तो हर आदमी क्रांतिकारी देता ही है और कहते ही है कि मैं ही लेनिन हूं, मैं ही गांधी हूं, मैं ही माओ हूं, उससे नीचे कोई बोलते नहीं। लेकिन 4 तारीख को तो भाई नतीजा आएगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। अब वो शब्दों में नहीं आएगा,
अंक में आएगा, जीते हारे इतने वोट इतने वोट, नपाई हो जाएगी। 27 का रोशनदान भी हमको दिख जाएगा कि 27 में मायावती कहां खड़ी होंगी। कुछ अम्बेडकरवादी, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत, और ये बहुत अच्छा विषय है आपका। और इसमें जिन लोगों की साख दांव पर है उसमें एक प्रमुख चेहरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, और उनके साथ आकाश आनंद भी हो गए हैं, क्योंकि अब की बार पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में उनको झोंक दिया गया है। यदि यहाँ पर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आते हैं तो सिर्फ बहन जी बहुत सीनियर नेता हो गई है, तो आकाश आनंद के ऊपर भी है कि उनकी शुरुआती राजनीति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा यदि किसी की मैं देख पा रहा हूं अपने नजरिए से साख दांव पे है तो वो योगी आदित्यनाथ जी की भी है, क्योंकि जो दिल्ली और उनके बीच टशन की खबरें यदि आती हैं, जो यदि उन्हें दिल्ली को अपने कंट्रोल में रखना तो उन्हें 2014 से बढ़िया रिजल्ट देना पड़ेगा, जो अब तक नहीं दे पाए उससे डाउन आता जा रहा है, तो उन्हें बढ़ा के चीज देनी पड़ेगी। दूसरी साख दांव पे अखिलेश यादव की है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, यदि वो अपनी सीट 5 से ज्यादा बढ़ाते हैं। नहीं कुछ तो अभी एक मिनट बाबू, उस पर फराज बोलेंगे अखिलेश यादव पर, और योगी की छवि कितनी दांव पे उस पर बोलेंगे ऋचा। अभी आप अपना फोकस वहां रखिए कि मायावती में ही इनकारपोरेटेड है मेरे लिए आकाश, और आकाश से जुड़े और जो भी जो उनके परिवार के लोग हों। अलग जैसे हमने राहुल गांधी में ही प्रियंका गांधी को मर्ज कर दिया, ठीक, इसलिए चेहरा एक ही रखूंगा। अरे रुक जाओ भाई, राहुल गांधी से अखिलेश में शिवपाल भी मर्ज है और रामगोपाल भी मर्ज है, समझ गए ना आप? क्लियर? नहीं, आप फिर इस तरीके से मुझे चर्चा करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि मैं यदि चर्चा करूंगा तो मैं सब तरीके नहीं, अरे भाई जो सवाल होगा उसे भी चर्चा होगी। ठीक ठीक, नहीं मैं सिर्फ मेरा फोकस इतने पर है, ठीक है भैया कुश बाबू, कि जो 4 नेता हैं इनकी भी स्थिति परिस्थिति देश के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी, जिसको हम लोग कच्चा चिट्ठा बोलते हैं ना, वो खुल जाएगा। फिर 27 के लिए बड़े बड़े दावे करने की स्थिति में नहीं रहेंगे लोग ना। फराज किद भाई साहब, आपकी तरफ से अखिलेश यादव स्वाभाविक है, और अखिलेश जी के लिए एक और नयापन है इस चुनाव में। मुलायम सिंह जी की अनुपस्थिति में यह पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। 22 का विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो मुलायम सिंह थे, तो यहां ओवरऑल रिजल्ट पे तो कद नपे गई, बिना मुलायम सिंह के वो क्या कर पाते हैं यह भी तय हो जाएगा। और यहीं से या तो दरवाजा खुलेगा 27 का, या दरवाजा बंद होता दिखेगा 27 का। फराज किद भाई। अमिताभ जी, क्योंकि आपने नेताजी की बात करी, तो नेताजी एक बात कहते थे कि मैं समाजवादी पार्टी को कभी बूढ़ा नहीं मिले, और नेताजी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सरकार 2012 से लेकर के 2017 में चलाई। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं अमिताभ। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो 2024 का चुनाव है ये एक हिसाब से परीक्षा है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके लीडर हैं मैं मानता हूं, लेकिन इसी परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी फेल हो चुके हैं बहुत पहले। अब पूछिए कि साहब अभी परीक्षा हुई नहीं, कैसे फेल हो गए? क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो देखिए 2014 में तो माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे, उनका कोई मतलब नहीं था, तो 2014 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी आई। फिर 2017 में चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतती है सीटें, जहां तक मुझे याद पड़ता है 312 313। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का सफर शुरू होता है, और उसके बाद से उनके लिटमस टेस्ट शुरू हो जाता है। 2017 के बाद में जो पहला चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, वो आया 2019 का लोकसभा चुनाव, और उस 2019 के लोकसभा चुनाव फराज बाबू, मैंने एक मिनट को मैंने सवाल आपसे, अगर इस पर आप बोलोगे तो ऋचा अखिलेश यादव पर बोलेंगी क्या? फिर ऋचा अखिलेश यादव पर, आपने अखिलेश यादव पर तो बोला नहीं, आपने कहा नेताजी के आशीर्वाद से लड्डू बटेगा, और फिर बोले योगी जी का, तो फिर ये ऋचा क्या बोलेंगी भाजपा वाले, फिर आप पर बोले, ये चाहते हो?
देखिए अमिताभ जी, अपनी पार्टी पर अमिताभ बोलो जी, मित्र। नहीं, अमिताभ जी, ऋचा बहन जो है वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को आईना तो दिखाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आईना तो विपक्ष दिखाएगा ना, तो वो काम मुझे अमिताभ जी और आपका अखिलेश यादव पर कौन बोलेगा? अखिलेश यादव पे अपने बोलेंगे? अरे उनपे भी मैं बोल रहा हूँ, जी। ये लिंक्ड है पूरा अमिताभ, पूरा लिंक्ड है। तो अच्छा। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहला एग्जाम हुआ उसमें 10 सीटें कम, भारतीय जनता पार्टी की फेलियर नंबर 1। उसके बाद में एक दूसरा चुनाव आया, एक दूसरी परीक्षा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, कब हुई? 2022 में। और 2022 में 312 से घट करके ये सीटें हो गई 255। दूसरी परीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी फेल। और तीसरी परीक्षा में जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से इन लोग को धराशायी कर दिया। ठीक, देखिए ठीक, अब मैं आ ठीक, जाता हूं ठीक, अपने नेता ठीक। के ना ऊपर। आ गए। अब आप अभी समय, आपने जितना समय दिया था आपको, उसमें आपने अपनी इच्छा से जो विषय चुना उसमें बोल लिया। अभी तो रुकना होगा। फराज किदवई ने जो बात कही वो अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य का मिश्रण है। फराज किदवई जैसे राजनीतिक प्रवक्ताओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जैसे बड़े कद के नेता रहे, मायावती जैसी बड़ी कद की नेता रहीं, अखिलेश यादव खुद भी रहे। कोई मुख्यमंत्री 38-39 साल में ये करिश्मा नहीं कर पाया कि कंटिन्यूएशन में दूसरी बार अपनी सरकार चुनवा लाए। ये तो मुलायम सिंह कभी नहीं कर पाए, मायावती कभी नहीं कर पाई। छोटी नेता है क्या? अखिलेश यादव तो छोड़ ही दो, पर जब मुलायम सिंह नहीं कर पाए, ये भी तो स्वीकार करना होगा। नहीं, ये इतिहास से वो पन्ने फाड़ दोगे। ये सच है कि 39 साल में कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में। इसको ओमिट कर देंगे, घोर के पी जाएंगे। ऐसा नहीं करिए। अभी नहीं, जब अवसर आए तब बोलिएगा। अभी उसको दिमाग में रखिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अर्ध सत्य अनुकूल सत्य के चक्कर में मत पड़िए, फंस जाएंगे तो फिर रास्ता संकरा होता जाएगा, फिर भागने की रास्ता सीमित हो जाता। खैर ऋचा सिंह, मेरा सवाल वही कि 4 चेहरे जो जंग लड़ रहे हैं क्या, और 4 चेहरे और 4 जून का मामला, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ मतदाता इंची टेप लिए बैठे हैं क्या? सबको नापेंगे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पीडीए चुनाव लड़ रहा है कि एनडीए लड़ रहा है कि पिछड़ा कहां है और वो राजपूत ने क्या बोला और दलित क्या कह रहा है, ये दुनिया का जो किस्सा कहानी है ये तो खत्म हो जाएगा वोट के बाद। फिर तो केवल ये बचेगा किस नेता की हैसियत कितनी, किसके पास करिश्मा बचा है, किसका मामला फेल। और वहीं से क्या, ऐसा मैं मानता हूं कि वहीं से 4 जून को शाम के नतीजों से ही 27 का झरोखा भी खुलने लगेगा। ऋचा सिंह, सहमत है मेरी बात से? जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सिंह, आपकी बात पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय चेहरा है और उसकी विश्वसनीयता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि वो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री बने। और साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी नेता की विश्वसनीयता उसके कार्यों से जानी जाती है और आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो कि बीमारू राज्य था 2017 के पहले, उसको विकास के राह पर लेकर गए हैं, जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर और माफियाओं के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो कि देश की जीडीपी में आज दूसरा स्थान ले रही है। ऋचा सिंह, जीडीपी तक मत जाओ, एक मिनट, जीडीपी वाली बहस आज नहीं है, आज सिर्फ पर्सनालिटी बेस्ड बहस है, जीडीपी टीडीपी नहीं, छोड़ दीजिए। बिल्कुल अमिताभ सर, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। योगी जी की पर्सनालिटी और योगी जी की पर्सनालिटी का जो निर्माण है, जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण है, वो उनके निर्णयों से होता है। और जिस तरीके से उन्होंने मजबूत निर्णय 2017 से लेकर 2022 तक लिए हैं, उसका परिणाम 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, अभी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईना दिखाने की बात कर रहे थे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है सरकार बनाकर, क्योंकि वो योगी जी के ऊपर भरोसा करती है, योगी जी के व्यक्तित्व पर भरोसा करती है और योगी जी का मजबूत व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश की जनता
को नेतृत्व के रूप में चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे और मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या फिर इंडी गठबंधन के पास तो अपना कोई नेतृत्व ही नहीं है। कौन चेहरा होगा इस इंडी गठबंधन को पता ही नहीं और इस देश की जनता जानना चाहती है कि वो जब वोट देगी, चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करके वोट दे या फिर अखिलेश यादव जी के ऊपर, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर या फिर राहुल गांधी जी के ऊपर, आखिर उस वोट का परिणाम किस रूप में परिणत होगा। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में परिणाम परिणति की सारी आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि उसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी होंगे और योगी जी के मजबूत व्यक्तित्व पर, जो कि उनके कार्यों से निर्मित हुआ है, जो कि उनकी सुशासन के कार्यों से निर्मित हुआ है, उस पर जो है जनता वोट करेगी और फिर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मजबूत व्यक्तित्व उभर कर आएगा। वो दूसरी बार के लगातार मुख्यमंत्री है और इस बार तीसरी हैट्रिक उत्तर प्रदेश देगा जब देश में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। ठीक है ऋषि जी, शपथ तक अभी नहीं जाओ, अभी शपथ करा देंगे तब फिर 4 जून तक क्या करेंगे, फिर तो टीवी बंद कर देना पड़ेगा। शपथ तक अभी रुक जाओ, अभी नहीं जाओ इतनी जल्दी। फिल्म का उपसंहार अभी दिखा देंगे तो फिर फिल्म चलेगी कैसे? चुनाव आगे बढ़े वैसे वैसे बढ़ो। प्रेम नारायण भाई, मुद्दे तो सब खत्म हो जाते हैं लास्ट पोलिंग के शाम के 5 बजे ही, ठीक? फिर तो धुकधुकी बचती है कि वह परिणाम आए और परिणाम आता है तो बड़ा निष्ठुर होता है, उसमें न किंतु चलता है न परंतु चलता है। वो तो सीधी न पाई है, सीधे खड़े हो जाओ, इंची टेप लगा दिया, बोले भाई इतने हैं, इंच में इतने, फुट में इतने। क्या कोई नेता हो, उसका नाम कोई हो, किसी वंश का हो, नहीं। क्या आपको लगता है कि अब खड़गे जी के नाम का तो उत्तर प्रदेश में कोई मसला है नहीं, इसलिए मैंने राहुल जी को ही मान लिया कि भाई यही प्रतिनिधि चेहरा है। कांग्रेस की 17 सीटों पर जो भी स्थिति परिस्थिति रहेगी, हम उससे राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को नापने के लिए उस आंकड़े का उपयोग करेंगे। ठीक बात है प्रेम नारायण जी, दुरुस्त बात? अगर ये थर्मामीटर जो है जी सभी के ऊपर स्थायी रूप से चलता रहेगा तो ये बिल्कुल उचित है ना। जैसे कि अभी बातों बातों में हमारी बहन ऋचा जी आ गई कि बोले नहीं वो मोदी जी के चेहरे पे चल रहा है, और पता चले कि जिस तरीके से ग्राफ गिरता हुआ आ रहा है तो बाद में कह दिया जाए मोदी जी का करिश्मा तो बरकरार था, वो योगी जी की हार है। तो उस तरीके से अगर थर्मामीटर एक रहेगा, समान रहेगा, तो आकलन बिल्कुल उचित होता है। और ये सभी के लिए, वोट गिरता है, डब्बा बंद होता है, बैलेट मशीन जमा हो जाती है और उसके बाद में सभी की सेम कहानी होती है, सभी की धड़कनें चलती है, किंतु परंतु चलता है, कयास लगाए जाते हैं। और उसके पहले जो चलता है चर्चा परिचर्चा वही चलती है, पिछला वही चलता है कि कब किसको मौका मिला, किसने किसको क्या दिया, किसने अधिकार दिए, किसने जिम्मेदारियां दी, किसने लोगों को गले लगाया, किसने लोगों के उत्थान का कार्य किया। इन्हीं का यही पैरामीटर होता है और इस पैरामीटर के साथ आगे बढ़ना, और इसमें बिल्कुल बेदाग, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। जो नेता है तो नेता है। हाँ, रही बात इसकी, आपने कहा कि खड़गे जी का, खड़गे जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई देखो सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष में प्रेम नारायण जी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सुन लीजिए आप पूरी बात। नहीं अभी रुकिए, खड़गे जी का पूरा सम्मान, लेकिन एटा में इटावा में खड़गे जी पर तो वोट नहीं पड़ रहा। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो नहीं, तो मैंने वही कहा कि वो पैरामीटर अगर यहाँ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता राहुल जी की तरफ ही देखती है, जनता प्रियंका जी की तरफ देख रही है और नेताओं की तरफ, लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता है, तो उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों, उनके विचारों और उनके कार्य के आधार पर। ठीक है प्रेम नारायण भाई, ठीक है। अब नेता सब है, सबका बहुत सम्मान, जितना आप सम्मान करते हो उससे ज्यादा मेरा सम्मान उन सबके प्रति। लेकिन प्रमोद तिवारी को तो 4 जून को नहीं ढूंढेंगे हम नापने के लिए, नेता वो भी बड़े हैं ना, अजय राय को ढूंढेंगे। और हम सपा के मूल्यांकन के लिए फराज की दवाई को थोड़ी खड़ा कर देंगे।
शिवपाल यादव को भी नहीं खड़ा करेंगे? मेरा तो बिल्कुल दृष्टिकोण साफ रहता, फोकस्ड, दाएं बाएं नहीं। इसीलिए बसपा वाले से मैंने कहा आकाश आनंद मायावती जी में मर्ज हैं, लेकिन अभी भी चेहरा मायावती ही है। आकाश आनंद उनके सहयोगी हैं, हेल्पर हैं, ठीक है। अखिलेश जी के साथ बहुत सारी टीम है, योगी जी के साथ टीम है, लेकिन टीम की नपाई नहीं होगी, नपाई होगी नेता की। फराज भाई, मैंने शुरुआत में कहा था कि शायद आपने उसको बहुत डाइल्यूट करके हल्के से उससे आप गुजर गए कि नहीं नेताजी का आशीर्वाद है। स्वाभाविक बात है, सबका आशीर्वाद रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि मुलायम सिंह की निधन के बाद ये पहला इलेक्शन है जो अखिलेश यादव लड़ेंगे अकेले। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए समाजवादी पार्टी के जन्म से लेके 2022 के विधानसभा तक, सब में मुलायम सिंह ही चेहरा थे, मुलायम सिंह ही की रणनीति थी, मुलायम सिंह का ही से था। पहली बार अखिलेश जी सोलो परफॉर्मेंस देंगे और राहुल गांधी से ज्यादा संकट या कहिए ज्यादा चुनौती अखिलेश जी के लिए इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको पता कि भाई हमको तो आखिरी चरण 1 जून को वोट करा के चला जाना है, फिर हमसे क्या लेन देना उत्तर प्रदेश में, जीतो चाहे हारो, ठीक। लेकिन अखिलेश यादव भी रिस्क तो नहीं लेते, उनको तो 27 में चुनाव लड़ना है विधानसभा का। नहीं, पार्टी तो विधानसभा के लिए है ना मुख्य तौर पर, यानी मूल कारोबार तो विधानसभा है, ये तो साइड बिजनेस है कि आ गया तो लड़ लेंगे। तो उस दृष्टि से आपको लग रहा है कि इस बार मामला थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज्यादा है, क्योंकि अभी तक वो उतने बड़े वटवृक्ष के छाया में चुनाव लड़ते थे, नेताजी की छाया में। पहली बार सोलो परफॉर्मेंस होगी। फराज भाई, अमिताभ जी थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, समाजवादी पार्टी की 2009 में कितनी सीटें आई थी मैं भूल रहा हूं, कुछ याद दिला देंगे आप? नहीं भाई, ऐसे ऑफ हैंड मुझे याद नहीं कितनी सीटें आई थी। हाँ, 9 में कांग्रेस के 20-21 आई थी, ऐसा कुछ याद है। जब कल्याण सिंह और आजम खान ने, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक हुए थे, वही बता रहे हैं ना आप घटना। 23 के आसपास सीटें आई थी। अमिताभ जी पेन उठाइए, पेपर उठाइए और नोट करिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीतने जा रही है। आप ये ब्रेकिंग न्यूज चला दिएगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो पर यह बात कही थी पहली बार। दूसरी बात यह है कि जब 2012 में सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान किसके हाथ में थी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लड़ाई 2012 से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, और एक परिपक्व, एक बहुत ही ज्यादा शालीन नेता के रूप में जननायक की उनकी छवि उत्तर प्रदेश में बनी है, और 2024 के इलेक्शन में 50 से ज्यादा हम लोग सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार। दूसरी बात, पर्सनालिटीज की बात करें। 50, एक मिनट फराज भाई, एक मिनट, 50 आप अकेले जीतेंगे या उसमें राहुल गांधी की सीटें भी शामिल हैं? ये राहुल की अलग है? नहीं, वो अलग जीतेंगे, वो अलग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी। ठीक, बोलने में क्या कंजूसी, बोलो तो लंबा। हाँ ठीक है, हाँ नहीं बोलो क्या, अरे आप बोल नहीं, हमेशा बोलो, लंबा बोलो। 4 तारीख को सुबह 10 बजे तक लंबा बोलो, 12 बजे पे देखना मैं क्या बोल रहा है। 400 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है? वो लंबा बोल रही है कि छोटा बोल रही है, ये भी जरा बता दिए मुझे। 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्या जीतने जा रही है? फराज भाई, मैंने क्या कहा, सबको आजादी है 4 जून को सुबह 10-11 बजे तक हम बोलने की, सबको आजादी। आपकी डिबेट में मैं आऊंगा और आप मुझे बुलाइएगा जी, और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा कि अच्छा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं पर्सनैलिटीज पे। हमारी बहन ऋचा जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और तमाम तरह की इन्होंने बातें की। देखिए, जहां तक रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे अमिताभ जी के, हमारी बहन ऋचा जी के, प्रेम नारायण जी के कहने से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है। मात्र एक संस्था है इस देश में जो बताती है कि किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर। भैया आंकड़े पे बहस कर चुके हैं ना फराज की बयान में, एनसीआरबी का डाटा लेके बताना, वो दूसरे टाइप के बहस करने वाले लोग हैं, मेरा मिजाज उससे नहीं मिलता, वो दूसरे चैनलों पर करवा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, ये कौन बताएगा? हम जनता बताएगी 4 तारीख को। भैया एक रुक जाओ, फराज की वही रुक जाओ, अरे रुको भाई ऋचा सिंह, रुको, सबकी आवाज रोकिए।
मेरी बहस ऐसे नहीं चलेगी। 4 तारीख को फराज किदवई ने पूछा, उनको जवाब दे दे ताकि जीवन भर उनके दिमाग में छप जाए बात, उनको लंबी राजनीति करनी है। 4 तारीख को जनता बताएगी कानून व्यवस्था अच्छी है कि खराब है। मैं एनसीआरबी नहीं मानता किसी की, जनता ही एनसीआरबी है, समझ गए? कल जनता बताएगी वोट क्या पड़ रहा है, और 4 तारीख को हम आपसे पूछेंगे। बाकी कहानी है गुरु, उसमें कहां उलझ रहे हो। खैर, समाजवादी पार्टी ने एक नया नैरेटिव दिया और जो बताने की कोशिश की फराज किदवई ने, वो ये कि 12 से ही अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में सब काम हो रहा है। हमको गलतफहमी थी कि मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि हम उस परिवार से, आपने बीच में नहीं, हम उस परिवार से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। जितना उनको मुलायम सिंह जी और उनको प्रवक्ताओं ने देखा जाना होगा, उससे कई गुना ज्यादा मैं उनके साथ रहा हूंगा एक पत्रकार के नाते। ठीक, इसलिए कुछ चीजें रहती हैं जानकारी में। मुझे वो प्रसंग भी पता है कि सफाई में कैसे सब 5 लोग बैठे थे और पूरी रात की चर्चा के बाद फिर अंत में इस बात पर सहमति बनी कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उसमें सब चाहते थे कि मुलायम सिंह ही बने, मुलायम सिंह को छोड़कर सब चाहते थे मुलायम सिंह बने। आजम खान तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे, वो पकड़ के लाए गए, बड़ी मुश्किल में आए। मुंह पे प्रसंग बताना नहीं चाहता, फराज भाई अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उनके अपने नेता के प्रति श्रद्धा भाव है, अच्छी बात है, लेकिन तथ्य रहते हैं। और ये जो तथ्य हम बता देंगे, गूगल मिलेंगे भी नहीं, ना एनसीआरबी में मिलेंगे कि आजम खान लापता हो गए तो उनको शिवपाल करके ढूंढ के लाए। भैया फराज भाई, ये नहीं मिलेगा गूगल में, चक्कर मत पड़ना, नहीं भटक जाओगे, है ना। तो मसला ये नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिकल एसेट ओन करते हैं वो मुलायम सिंह की लीगेसी ही है, मुलायम सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकार ही है, जो जिसको वो ओन करते हैं, जो उनका वो है, औरा है। इसलिए इस बात को मैं मानता हूं, फराज भाई नहीं मानते, उनकी मर्जी, मैं ऐसा ही मानता हूं और ऐसा ही मानता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास भी एक दृष्टि है ना नेताओं को देखने की, और मैं जिलों से कनेक्ट हूं। मुझे पता है वहां वो आदमी अगर सपा का नेता है मजबूत, तो उसको किसने नेता बनाया था, मैं उसकी कहानी जानता हूं। इसलिए मैंने कहा अभी इम्तिहान बाकी है। फराज भाई ने कहा नहीं, वो इम्तिहान से पार निकल गए, मेरी शुभकामनाएं। मेरी समझ कहती है अभी इम्तिहान बाकी है, एक इम्तिहान देना होगा नेताजी होने के लिए, बड़ी बात है, इसको समझिएगा। ऋचा सिंह, मैं चाहता तो इसमें नरेंद्र मोदी का भी चेहरा रख सकता था, नहीं रखा ना। मोदी पूरे देश भर के लिए हैं भाजपा में, ठीक है, सांसद वो उत्तर प्रदेश से, लेकिन देश भर में एक है विजन। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मैनेजमेंट, कैंपेन, और चूंकि सरकार है, उसके हेड है योगी जी, इसलिए सब कुछ योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक, जो लोग नहीं चाहते ऐसा हो, उनकी इच्छा के बावजूद भी घूम रहा है। इसलिए 4 जून को जो परिणाम आएगा उसका भी यश और अपयश बिना डाइल्यूट किए सीधे वहीं जाएगा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और साथ ही साथ वो एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में और जन भावनाओं के लिए जो उनके मन में आदर है आदरणीय योगी जी के मन में, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ता है कि जनता भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी भी भरोसा करती है। और योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी एक प्रमुख चेहरे के रूप में, स्टार कैंपेनर के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल योगी जी की गारंटी, योगी जी का नेतृत्व 4 जून को सोना कितना खरा है ये सबको दिखाई पड़ जाएगा। नहीं ऋचा सिंह एक बात तो है कि 14 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली थी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या ये लक्ष्य है
कि भूतो न भविष्यति जैसा आपका कद हो जाए। हालांकि एक रिकॉर्ड ये योगी जी बना चुके जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से उनको आगे ले जाके खड़ा कर दिया। उस रेस में मुलायम सिंह मायावती जैसे बड़े नाम भी थे कि कोई मुख्यमंत्री 40 साल में अपनी सरकार दोबारा चुनवा के नहीं ला पाया, कोई भी नहीं। इसलिए वो तो उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन एक टेस्ट के सभी बाकी है। मुझे लग रहा है एक माइलस्टोन कि 73 से एक ज़्यादा भी आई तो स्थिति दूसरी होगी, और 73 से एक कम आई या 73 भी आई तो समीक्षा दूसरी होगी। ऋचा सिंह जी देखिए, हम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 80 से 80 सीटों का रिजल्ट देने जा रहे हैं और 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन फराज किदवई जी जो एक बात कह रहे थे उसका स्पष्टीकरण भाई 80 आप जीतोगे, 50 वो जीतेंगे, और प्रेम नारायण जी कहेंगे 17 में 18 हम जीतेंगे, तो कितनी सीटें होंगी? नहीं, प्रेम नारायण जी को तो देखिए, उनसे तो देश पूछना चाहता है राहुल गांधी जी से कि आखिर गांधी परिवार की बात पूरी करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट में से राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ 17 सीटों पे चुनाव क्यों लड़ रही है? क्या उसके अपने नेतृत्व में विश्वसनीयता खत्म हो गई है? पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़कर पलायन क्यों कर चुका है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो इस हद तक उनका मनोबल टूट चुका है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको कहां प्रचार करना और कहां प्रचार नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव जी की बात कर ली जाए तो उनका लिटमस टेस्ट तो तभी हो चुका है, 2017 वो हारी, 2014 उससे पहले उनके नेतृत्व में हरी समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी, और इस बीच फिर नगर निगम और पंचायती राज के भी चुनाव, पंचायत चुनाव भी लगातार अखिलेश यादव जी ने तो हैट्रिक से हैट्रिक मारी है चुनावों को हारने की और अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने की। ठीक है ऋचा जी, एक मिनट रुकना होगा, मुझे एक खतरा दिख रहा है, ये मेरा हंच है, फराज भाई और प्रेम नारायण भाई के बीच का मसला है, लेकिन भाई तो मुझे लगा कि सब मित्र बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्रेम नारायण भाई 4 तारीख को कहा जाए कि भाई यूपी में हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया था, अब हार जीत जो कुछ है अखिलेश जी से पूछो जाके यार, क्या ऐसा तो नहीं कि सारा इधर शिफ्ट कर दो। हालांकि वो अखिलेश जी की पार्टी वो फराज भाई कह रहे हैं हम 50 जीतेंगे, लेकिन फिर भी उस भावना का सम्मान करते हुए भी मैं कह रहा हूं, मान लो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो आप खड़े होंगे कि नहीं भाई हम अपने हिस्से की हार के जिम्मेदार हम, या ऐसा तो नहीं होगा कि धीरे से इधर खिसका दिया बोले भाई फराज किदवई से पूछो। अमिताभ जी, पहली बात तो आपको बता दें कि ये कल्चर 17 में 18 जीतने का बीजेपी का है, जो आपने छेड़ा। इनके यहाँ 14 में से 20 नाले बंद करवा दिए जाते, फिर भी 4 बचे रहते। हानि का मामला आया, आपने देखा होगा। ऋचा जी थोड़ा सा संयम रखिए, ऋचा जी संयम रखिए, संयम रखिए, आप बेवजह में चुप। अभी केवल प्रेम नारायण सिंह की बात जी, अभी रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आप संयम रखिए। अमिताभ जी आप भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। और दूसरी, ना हमारे लोग हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, रोड के रास्ते आते हैं, हम लोग किंतु परंतु पर यकीन नहीं करते। अमिताभ जी, परिणाम जनता जनार्दन के हाथ में है, और जनता जनार्दन के आदेश जनादेश पहले हम लोग संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जनता भी समझ रही है किन मुद्दों का चुनाव है, किन जरूरतों का चुनाव है, किन बातों का चुनाव है, जनता कर रही है। ये तो कभी अपने पास रहा ही नहीं, कभी भी कहीं भी देखिए कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास कभी रहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह मुस्कान के साथ जीत का वर्णन करती है, उसी तरह अगर जी ठीक बात, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपकी बात का किसी का खंडन नहीं। मैं अपनी एडिशनल ऋचा भी मैं सप्लीमेंट्री सूचना दे देता हूं, बाकी ऐसा नहीं, नाराज मत होइए कि मैं आपकी बात खंडन करा। आप कार्यकर्ता है, आपको कहना चाहिए। कांग्रेस, अरे रुक जाओ भैया, रुको दादा, एक मिनट सुन लीजिए ना, अभी नहीं, ना अभी रुक जाइए। प्रेम नारायण जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी कितना बिना किंतु परंतु के बड़ा हृदय रखती है, कि नेता को कटघरे में खड़ा कर देती है कि नहीं ये हार के जिम्मेदार है। प्रियंका जी आई 22 में, गुलाबी थीम ली उन्होंने, स्कूटी बांटेंगे, दिस करेंगे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पूरा प्रदेश बदल सकती हूं। राहुल गांधी गए कांग्रेस दफ्तर यूपी के,
सारे लोग बुला लिए और सिंधिया और प्रियंका बोले इन दोनों को मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, जब तक यूपी फतेह नहीं कर लेंगे लोग कतई घर से यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। क्या? और प्रियंका जी ने भी कहा जिंदाबाद, और सब प्रियंका में हो गया था। जब सीटें आई 1 या 2 और वोट रहा 2%, तो शहीद किसको कर दिया? लल्लू को। लल्लू जी भरे आदमी थे, हर दूसरे दिन गिरफ्तारी दे रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। प्रियंका जी से किसी ने पूछा भी नहीं कि हे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, टीवी कैमरों के सामने राहुल जी ने आपका हाथ पकड़ के कहा था कि मैंने यूपी प्रियंका को दे दिया अपनी बहन को, ईंट से ईंट बजा देगी ये। क्या वो फिर लौट के नहीं आई? लौट के नहीं आई। उन्होंने जो कुछ खेल खेला दिल्ली से खेला, बोले अब इसको बना दो अध्यक्ष, उसको हटा दो, इसको जो कुछ भी किया 3-5 वो दिल्ली से क्या बोले कि उनने के चलो यार अपना काम करो, हमसे क्या मतलब, अब प्रेम दरानी लड़े झगड़े। भाई साहब मुझे बता दीजिए क्या ऐसा हुआ था कि सीडब्ल्यूसी ने प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा हो? नहीं ना। तो अमिताभ जी, सीडब्ल्यूसी ने लल्लू जी से भी इस्तीफा नहीं मांगा था? इस्तीफा हो गया था भाई साहब। उन्होंने तुरंत परिणाम के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। लल्लू करीब तो कई मंच पे भी नहीं था, जिम्मेदारी उनकी कैसे हो गई? और अगर उस तरीके से अगर आपने कह दिया, नहीं प्रदेश के मुखिया होने के नाते ले लिया, इस तरीके से आपने कह दिया, तो उसके बाद प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं रही, उसके बाद प्रियंका जी भी नहीं रही, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अगर इसको आप कहा तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ले ली। तो इसमें आप किसी भी एंगल से निकालिए, लल्लू जी को आपने कहा लल्लू जी आदर्श नेता थे, आदर्श नेता है, आदर्श नेता रहेंगे, एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। अरे ठीक है महाराज, वो तो लल्लू जी जानते हैं कौन कितना सम्मान कर रहा, छोड़ो ना। लल्लू हमारी सबसे बात होगी, हम काहे बुराई कराओगे? लोग हैं पूरे एक एक कार्यकर्ता। अच्छी बात है, ये सब सांस्कृतिक बातें हैं, ये बीच बीच में बोलते रहिए। जैसे रामायण का अखंड रामायण कराते घर में तो संपुट होता है ना, दीनदयाल बिरु संभारी हर अनुनाथ मम संकट भारी, है ना, तो ये संपुट है, बोलते रहिए बीच बीच में के कार्यकर्ता का सम्मान है, दिस से अच्छा बात है। लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या प्रेम बाबू, लल्लू जी कैसे गए और क्या स्थिति थी उस वक्त हमको पता है, सबसे बात होती है। किसी की उन्होंने टिप्पणी की थी भैया समर्थ को नहीं दोष गुसाई, गर्दन तो गरीब की कटेगी। आप ही की पार्टी से जब वो कांड हुआ था कि लल्लू इस्तीफा देंगे, स्वाभाविक आज तक जिससे इस्तीफा लिया गया उससे ये कह के तो नहीं लिया गया प्रेम नारायण जी आप पुराने आदमी हो कि तुम इस्तीफा दो, लिखवाया तो यही जाता कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं सारी जिम्मेदारी लेते हुए। लेकिन टेलीफोन पर बता दिया जाता कि बेटा तुरंत इस्तीफा लिख दो, सब जानते हैं इसमें काय को। ठीक है, लल्लू जी प्रियंका गांधी से इस्तीफा नहीं मांग सकते, तो हम भी जानते हो और आप भी जानते हो, ठीक बात है। फराज किद भाई साहब, अच्छा 50 वाला जो आंकड़ा है मैं फिर उस पर थोड़ा अटक रहा हूं, इसको थोड़ा कम ज्यादा करना चाहते हैं आप, कोई सेकंड थॉट लेना चाहते हैं या नहीं? 50 पर कायम है। आप राहुल गांधी के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं, अगर 63 में 50 आप जीतेंगे तो इनके लिए तो और बड़ा टारगेट खड़ा हो जाएगा, 17 में ये भी कम से कम 12 जीते 13। अमिताभ जी थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि वो लगता है पूरे देश को कि ये हवाई बात। अब वो साहब 400 सीटें ले आए कि हम 400 सीटें जीतेंगे, हम 50 पे भी आएंगे, और बोले कि 370 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे साहब 370 जीतने के लिए आपको पता है कितनी सीटों पर इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा? 2019 में ये 437 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इनका करीब करीब 68% स्ट्राइक रेट, और 370 सीटें जीतने के लिए इनको कम से कम 450 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और कम से कम 85% का स्ट्राइक रेट होना पड़ेगा। तो मैं तो आपके माध्यम से, डॉक्टर ऋचा सिंह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि भैया आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या स्ट्राइक रेट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, अभी आपने बात की कि पर्चा फाड़ने वाली, कि भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर राहुल गांधी जी बोलेंगे कि भैया उत्तर प्रदेश तो आपका था। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाला कल्चर नहीं है कि अगर घोषी हारेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी के नाम का पर्चा फटेगा। पर्चा यहाँ पर फाड़ेंगे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि भैया
63 सीटों से आप घट करके 13 पर आ गए। ये पर्चा वहां फटेगा, यहां नहीं फटेगा, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल में डालने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी की है, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की नहीं है। कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, और कल्याण सिंह जी के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो ये पर्चे फाड़ने वाला मार्गदर्शक मंडल अभी उनकी बात अभी नहीं चले, अभी केवल भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बहन ने भी बोली कि साहब निकाय चुनाव ये जीत, अरे कहां से निकाय चुनाव जीत गई? कौन सा निकाय चुनाव जीत गई? 14,559 टोटल पोजीशंस थी निकाय चुनाव में, जिसमें सभासद, जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और मेयर। उसमें पता है अमिताभ जी ये कितना जीते हैं? 3,873, यानी 25% से भी कम स्ट्राइक रेट था। 75% जो है या तो हमने जीती या निर्दलीय ने जीती और लोगों ने जीती। तो इनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने हैं, इनका ग्राफ गिरता जा रहा है अमिताभ जी। और अब अनइंटरप्टेड वाला काम खत्म हो गया, आगे बात अब आप खत्म हो गई। अब थोड़ा धैर्य। फराज किदवई के साथ एक समस्या है कि वो अब शायद वो समस्या भाई इसलिए कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं तथ्य को पवित्र रखूं कम से कम अपने शो में। बाकी व्हाट्सएप पर क्या हो रहा, दूसरे चैनलों में क्या हो रहा, मेरी चिंता नहीं। उन्होंने कल्याण सिंह का उल्लेख किया। मेरे ख्याल से जब कल्याण सिंह की राजनीति चरम पर थी तो फराज किदवई सक्रिय नहीं होंगे राजनीति में। खैर फिर भी कल्याण सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में, पुरानी पीढ़ी के नेताओं में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी 3 पीढ़ियों को भाजपा में सम्मानजनक ढंग से पदों पर रखा गया एक साथ। अकेला उदाहरण है, देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं, देश में कोई उदाहरण नहीं। परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है ये। अरे यार अभी आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलने लगे, ये सब मेरे साथ नहीं करिए ना। अभी रुकिए, अभी आप कुछ बोल रहे थे, उस पर जवाब दिया, तब आपको ये बात समझ, रुको भाई, रुकिए, तब आपको समझ नहीं आई थी ये बात कि आपकी बात कट जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी रियाज की जरूरत है सबको। तर्क तो ऐसा लाओ यार जो कटे ना। नहीं थिएटर ही कर रहे हो, नहीं नो। आपने कहा कल्याण सिंह की क्या दुर्गति की, मैंने बता दिया। देश में इकलौता उदाहरण था। अब आप फंस गए, अब फंस गए तो छटपटा रहे हो। नहीं, खैर ठीक है, आगे बात आ गई। फराज किदवई अवसर दिया था तब बोल लिए, ये नहीं, मैंने अवसर दिया था तब आप बोल लिए। जितनी प्रज्ञा थी, मेधा थी आपके पास, आपने उसके इस्तेमाल किया, बोल लिया। हर आदमी के पास जब मंच माइक हो तभी वो अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रदर्शन करे। बाद में आने वाले तर्क तो अगली बार प्रस्तुत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हमको अपने स्वतंत्र चिंतन से हमारे पास तथ्य आने चाहिए, तब ना बात बनेगी। खैर, कल्याण सिंह का विषय आया, मैंने कह दिया। और कल्याण सिंह और मार्गदर्शक मंडल, कल्याण सिंह मरते दम तक कभी मार्गदर्शक मंडल में नहीं रहे, ये भी शायद पता होना चाहिए नई पीढ़ी के लोगों का। क्या वो मरते दम तक सक्रिय रहे और बेहद सक्रिय रहे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं भी कही जा सकती हैं कि वो कितना सक्रिय थे और उनकी क्या भूमिका थी। खैर छोड़िए, यहाँ कल्याण सिंह जी पर बहस नहीं। ऋचा सिंह 50 सीट समाजवादी, और उसी भाई स्वाभाविक है कि जब देवरानी कहेगी कि हम इतना, तो जेठानी कहेगी उससे तो ज़्यादा हम। लेकिन राहुल जी ये नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास सीटें ही 17 हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई प्रेम नारायण जी भी सोच रहे हो जब फराज किदवई ने 50 पे दावा ठोक दिया तो 17 में 13-14 पे हम भी ठोक दें, क्या जा रहा है। तो फिर आपके पास तो लड़ने को कुछ बचे नहीं। फराज जी ने कहा कि आपके पास 13 बचेंगी सीटें, कितनी बताई थी ऐसी। आदरणीय अमिताभ सर जी, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। फराज किदवई जी को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। इन्होंने अगर 2019 के चुनाव का ही अगर केवल विश्लेषण कर लिया होता तो इनको याद होता कि पिछली बार ये 5 सीटें जीते थे, वो भी सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन में। अब तो इनके पास साथ बसपा भी नहीं है, आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है, और साथ ही साथ उस कांग्रेस के साथ ये खड़े हुए हैं गठबंधन करके, जिसका उत्तर प्रदेश में अब कोई बेस वोट बचा नहीं। तो ये किस आधार पर
वही बात है कि सपने दिन में देखे जाएं, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो वैसे ही फराज किदवई जी भी सपने देख रहे हैं, और फराज किदवई जी परिवार की बात कर रहे थे, तो मैं उनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का वो भी आपको याद होना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि इस देश में किसी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होगा, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई है। उन्होंने स्वयं माना कि उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उत्तराधिकारी में मिल सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच नहीं मिल सकती है। मुख्यमंत्री की सोच, देश को सुशासन पे चलाने की सोच आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में है, और वो किसी लेगेसी से नहीं आते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव या परिवार की बात कर रहे थे फराज किदवई जी, आपको तो इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी में तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपके पास कोई और चेहरा नहीं है, आपके पास कोई और नेता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है और किसी को भी नेतृत्व दिया जा सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र का और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहती है। लेकिन आप लोग इतने गर्व से इस बात को बताते हैं कि हम परिवारवाद को इतनी बड़ी चीज मानते हैं कि हम पहले से तय किए बैठे हुए हैं कि अखिलेश यादव जी ही चाहे वो चुनाव पे चुनाव हारते चले जाएं, लेकिन उनकी कभी कोई जिम्मेदारी नहीं तय होगी, उनकी कभी कोई जवाबदेही नहीं तय होगी, क्योंकि उनको कुर्सी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी विरासत में मिली है, लेकिन विरासत में कुर्सी मिल सकती है, सोच उनको नहीं मिली तो आप लोगों को भी नहीं मिली है। और इसीलिए आप लोग परिवारवाद का किस तरीके से नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के आप लोग परिवारवाद के पक्ष में बातें करते हैं। आपको लोकतंत्र और लोकतंत्र में जनता को आगे दोनों की बात आ गई, दोनों की आगे, ऋचा जी की भी आ गई, फराज जी की भी आ गई, प्रेम नारायण भाई की भी आ गई। समाजवादी पार्टी ने इस बार एक बड़ा जोखिम लिया है। जोखिम में क्या होगा ये मैं नहीं बोलूंगा, 4 तारीख को ही बोलूंगा इकट्ठा, तब पुराना भी हिसाब बराबर करूंगा सबसे। अभी सबकी सुन रहा हूं कि ये 80 जीत रहे, वो 50 जीत रहे, वो 18 जीत, 17 में 17 जीत रहे, 4 को पूछूंगा। खैर, पिछले चुनाव में 9 में 19 में अखिलेश यादव के साथ 13% वोट वाला पार्टनर था बीएसपी, छोड़ो अजीत सिंह को। उन्होंने 13% वाले को छोड़कर 2.5% वाले को चुना है। क्या? यानी 10.5% का नुकसान तो यही है। 13 वाले को छोड़कर 2.5 वाले को चुना है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं, किसी को बुरी भी नहीं लगनी चाहिए, वो तो बदल भी नहीं सकता आंकड़ा। अब इस जोखिम का क्या परिणाम आएगा ये 4 को पता लगेगा। अभी तक 85 की 80 जीतो, 4 जून को दोपहर 10 बजे 11 बजे तक 80 जीतो, नहीं 1 जून तक तो जीतो ही कम से कम, जब तक वोट पड़ रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि 2 चेहरों के लिए संकट ज्यादा है। मेरी बात से अभी सहमत नहीं होंगे, 4 जून को सब सहमत हो जाओगे। मायावती जी और अखिलेश यादव जी के लिए, राहुल गांधी को यहां अगर अमेठी में चुनाव लड़ेंगे तो जीते चाहे हारे, उसके बाद भी उनको कौन बहुत रोज आना, टाटा बाय बाय हो गया, खत्म, चलो, एक ऐसा वीडियो आ जाएगा, फिर मिलेंगे चुनाव में। अखिलेश जी को और बहन जी को तो विधानसभा लड़ना है, उनकी ऊर्जा तो वही है, उनकी पार्टी उसी के लिए है, उनके लोग उसी के इंतजार में हैं, लड़ना है ना। 27 का करंट 4 जून से ही पैदा होगा। प्रेम नारायण भाई, फराज किदवई जी, ऋचा जी और बसपा वाले सबके लिए एक समान। कांग्रेस का जो कुछ लानत बलानत होगी 4 जून की होगी। आपको उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आदमी मिलता जो ये माने कि 27 में कांग्रेस सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेगी? कोई नहीं मिलता, कांग्रेसी भी नहीं मानते ऐसा। तो ये तो रेस से बाहर हुए। लेकिन अखिलेश यादव, फराज भाई यहां नहीं मानेंगे, मेरे मित्र हैं फिर भी नहीं मानेंगे मेरी बात, क्योंकि एक मर्यादा है, वो दूसरे रोल में है। अखिलेश जी का मूल इम्तिहान क्या है? विधानसभा का चुनाव। मायावती जी का मूल इम्तिहान क्या है? विधानसभा का चुनाव। मैं अक्सर हल्के भाव में कहता हूं, हास्य के भाव में, कि भाई 2 सीट जीतो या 8 सीट जीतो लोकसभा की, उससे कोई बहुत फर्क सपा और बसपा में नहीं पड़ सकता। मायावती जी के 10 लोग जीते थे, 10 में 9 भाग गए,
अच्छा 10 जीत के भी उनने कौन सा झंडा गाड़ लिया? नहीं। अखिलेश जी को ताकत मिलेगी अगर विधानसभा में वो आए और सरकार में आए, तो पार्टी खड़ी हो जाएगी, उसको खाद पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए खिड़की तो यहीं से खुलेगी, रोशनदान यहीं से खुलेगा 4 जून से। इसलिए राहुल गांधी की तुलना में अखिलेश यादव का स्टेक बड़ा है, मायावती का स्टेक बड़ा है, ये जान लीजिए। राहुल गांधी निर्मुक्त है, उनको क्या है, वो फिर कहेंगे चुनाव हार जाए, मान लो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं करे तो फिर वो निकल जाएंगे, फिर 2, 4, 5, 8 महीने, साल 2 साल बाद आएंगे कोई मुद्दा लेके, कहेंगे अब की ये कराएंगे। हर लोकसभा चुनाव में वो एक अलग नया मुद्दा लेके आते हैं, ठीक है। और उनकी पार्टी में कोई कहने वाला भी नहीं कि भाई आपके कारण हार गए। वो कहेंगे खड़गे जी अध्यक्ष थे, खड़गे जी हार गए। खड़गे जी कह चुके कि हमको मंच पर धक्का देते हैं लोग, इधर से उधर धक्का मारते हैं। इसलिए मैं आज ये चर्चा लेके आया कि अखिलेश जी, मायावती जी, योगी आदित्यनाथ जी और राहुल गांधी, 4 चेहरों का भविष्य भी उत्तर प्रदेश तय करेगा। राहुल गांधी से मतलब इतना है मेरा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रिलेवेंट है या नहीं, यह तय हो जाएगा 4 जून को। फराज भाई बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन सच बात कह रहा हूं। अगली बार से फिर कांग्रेस से गठबंधन करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, भी जान लीजिए। और मायावती जी की स्थिति अगर इस लोकसभा के चुनाव में, फिर पहली बात कह के बात समाप्त करूं, अगर इस लोकसभा के चुनाव में बसपा सीटें हराने और जितवाने की स्थिति में दिखाई दी फराज बाबू, वो खुद ना जीते भले, लेकिन अगर ये समीक्षा हम लोगों ने की 4 तारीख के बाद कि ये बसपा के कारण सीट फला जीत गए, ये फला हार गए, तो मायावती की पार्टी 27 में रिलेवेंट रहेगी, ताकतवर रहेगी, लिख लेना। उनके यहां टिकट लेने वालों की भीड़ रहेगी। लेकिन अगर ये ताकत भी उनके हाथ से चली गई तो आकाश आनंद आए चाहे कोई आए, आनंद नहीं होगा फिर बसपा में। ये आखिरी इम्तिहान है, इसमें रिजल्ट ठीक आएगा तो आनंद होगा बसपा में, वरना आनंद नहीं होगा। और भाजपा के लिए एक लक्ष्य ये है कि 14 में जो सीट जीती थी भाजपा ने 73, उससे 1 सीट आगे आई, अगर 74 आई तो योगी आदित्यनाथ भूतो न भविष्यति वाले नेता हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जान लीजिए। सपा क्या करी, बसपा क्या करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फराज भाई एनसीआरबी के आंकड़े बोलते रहेंगे पीछे पीछे, उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन हो जाएंगे। और ये बात सब मन में जानते भी हैं। भाजपा की सरकार कितने पे बनेगी नहीं बनेगी, ये 4 जून को पता लगेगा। 400 को आएंगे कि 200 आएंगे कि 300 आएंगे, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्तित्वों का मूल्यांकन तो हो ही जाएगा ना मित्र। और भारत का लोकतंत्र चूंकि नायकों के आधार पर ही संचालित है, चेहरों, बाकी आप लोग मानते नहीं हो, आप सब लोग थ्योरी की बातें कर देते हो कि नहीं हमारा तो पीडीए है, हमारा तो सीडीए, हमारी जात जनगणना है, हमारा राष्ट्रवाद है। नहीं, चेहरा। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी, देश में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, सपा मतलब अखिलेश यादव, मायावती मतलब बसपा मतलब मायावती। मेरे लिए गणित इतना सिंपल है। बाकी कौन क्या है मैं इस बहस में नहीं पड़ता। इसलिए जय भी इनकी और पराजय भी इनकी। 4 तारीख को ये स्वीकार करना होगा, जो पराजित होगा उसको स्वीकार करना होगा कि हाँ, हमारा नेता पराजित हो गया। धन्यवाद।